हेलो फ्रेंड्स। आज हम लाइव लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो उसका जो टॉपिक है वो शीत पित्त, उदर्द और कोट। इन सभी का इन तीनों में क्या डिफरेंशिएशन है और इनके ट्रीटमेंट कैसी है, उसमें लक्षण कैसे दिखते हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है और दोष कैसे उनमें प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शीत पित्त यानी क्या होता है कि पूरे शरीर पे जो लक्षण डेवलप होता है वो कंडू ये मेन प्रधान लक्षण रहता है। उसको मॉडर्न में अर्टिकारिया जैसे अर्टिकारिया और इससे कोरिलेशन करते हैं। तो शीत पित्त, उदर्द और कोट ये ऐसे तीनों भी एक समान, इनमें बहुत ही माइनर लाइन ऑफ डिमार्केशन है उनको डिफरेंशिएट करने का। तो हम एक एक को बारी बारी से देखेंगे। तो शीत पित्त में मेन जो बात है तो शीत मारुत स्पर्श, और उदर्द में भी शीत मारुत संस्पर्श, और कोट ये जो है उसमें आग्नेय प्रकार का एक ये बोल सकते हैं, या असम्यक वमन जिसको भी होता है तो वो दोष तिर्यक मार्ग में कोष्ठ में चले शाखा तक उसका स्प्रेड हो जाता है। तो ये एक है कि सबसे मेन कारण शीत पित्त में ये है कि जो संप्राप्ति जिससे शुरू होती है तो वहाँ पे ये सब रिलेटेड है सामपित्त के कारण। यानी ये पित्त का व्याधि है जिसको भी जीर्ण आम्ल पित्त है, 3-4 महीने से है, जीर्ण हो जाता है। ये उसकी ट्रीटमेंट भी लेते हैं पर पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेते, और वो साम पित्त के स्वरूप में बॉडी में पड़ा रहता है। और उसको जब भी किसी हेतु की चालना नीचे और तो उसकी वजह से शीत पित्त, कोट, उदर्द ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें नो डाउट पित्त ये दोष है, और ये शीत पित्त, कोट, उदर्द इसमें त्रिदोष की दृष्टि यहाँ पे होती है। मेनली विशेषता जिस दोष की दृष्टि हर एक इसमें है तो वो हम देखेंगे कि शीत पित्त में शीत वायु का स्पर्श है, उदर्द में शीत मारुत स्पर्श है, और कोट में असम्यक वमन ये एक हेतु है। अति मधुर सेवन उदर्द जब होता है तो उसमें ऐसा दिख पड़ता है कि अति मधुर सेवन, और कोट उत्पन्न के कारण में देखा गया है कि अति लवण सेवन से कोट उत्पत्ति होती है। उदर्द ये जो है ये शीत ऋतु में संभाव्यता उसकी दिख पड़ता है ज़्यादा, और कोट ये वर्षा ऋतु में। शीत पित्त में ये वात प्रधान त्रिदोष की उत्पत्ति रहती है, और उदर्द में ये कफ प्रधान त्रिदोष की उत्पत्ति वहाँ पे रहती है, प्रकोपित रहता है। कोट में पित्त प्रधान त्रिदोष रहता है। अभी उदर्द का अगर देखें तो ये कफज नानात्मक व्याधि में इसका उल्लेख आया है, और कोट का उल्लेख ऐसा जो है वो रक्त प्रदोषित व्याधि में आया है। अभी शीत पित्त और उदर्द और कोट इनको मेन सिम्टम्स के हिसाब से अगर डिमार्केशन उनका सेपरेशन किया जाए तो शीत पित्त में बहुत हमें कंडू रहता ही है, पर उसके अलावा तो ये कंप्लेंट बहुत पेशेंट में रहती है। यानी प्रिकिंग टाइप का थोड़ा सा पेन होना, वो जगह पे रेडनेस आना, ये सब बातें रहती हैं। और उदर्द में उसमें भी कंडू ये शीत पित्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहती है, और उसमें भी ऐसा होता है कि जो शीत पित्त का उससे जो रहता है तो वो लाइन ऑफ डिमार्केशन थोड़ी सी एलिवेट हो जाती है, वो रेडनेस बढ़ जाता है वहाँ पे, और कंडू बहुत ज़्यादा प्रकार इसमें रहता है। कोट में ऐसा है कि उसमें कंडू उदर्द के तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और रेडनेस वो ज़्यादा रहती है उसमें। तो ये उसका डिमार्केशन है पहचानने का।
इसमें हेतु ऐसे है कि आहार विहार ये हेतु हेतु है। और तो आहारीय हेतु में अपत्य यानी अजीर्णाशन, अध्यशन, अतिविदाही अन्न का सेवन, अति क्लीन कर अन्न का सेवन, अति कटु रसात्मक अन्न का सेवन, ऐसा उसमें है। विहारीय हेतु में दिवास्वाप, अव्यायाम और जैसे ऐसी चीज़ें उसमें ज़्यादा उसका हेतु में रहती है। दूसरी एक बात देखी जाए कि अगर लोगों को ये सब तकलीफ़ें डे बाय डे ओपीडी में होती है तो वो लोग कुछ मेडिसिन्स लेते हैं। जैसे कभी वोमिटिंग सेंसेशन होता है, वोमिटिंग की कंप्लेंट रहती है तो एंटी यूमेटिक यूज़ करते हैं। तो एंटी यूमेटिक यूज़ करने के कारण क्या हो जाता है कि वो जो उत्क्लेश रहता है, कफ का उत्क्लेश, वो एंटी ईमेटिक मेडिसिन के कारण सप्रेस हो जाने के कारण वो शाखा में अपनी शरीर में फैल जाता है और वो पड़ा रहता है। दूसरी बात वैसे ही बात है कि जब आम्ल पित्त बढ़ता है, एसिडिटी जब रहती है, ये सामपित्त का प्रकार जो रहता है उसमें द्रवगुण बढ़ता है, ये सब कंडीशन रहती है, तब हम एंटासिड, पीपीआई ये सब ड्रग जब लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पित्त का सप्रेशन हो जाता है, वो चैनल ब्लॉक कर देते हैं, पर पित्त पेट शरीर में वैसे की वैसे ही पड़ा रहता है और उसका रेचन नहीं होता है। तो वो कंडीशन में क्या होता है कि सप्रेस होने के कारण वो भी शाखा में शरीर में फेंका जाता है और उसकी वजह से साम पित्त ये पूरे शाखा में पड़ा रहता है। और ये सब बातें जो है वो एक ऐसा पर्टिकुलर हेतु का वेट करते रहती है कि वहाँ से ये संप्राप्ति जो है वो शीत पित्त उदर्द और कोट की वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इसमें मेन जो बात है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि शीत पित्त और उदर्द, इस दोनों में क्या होता है कि अगर आप बाहर गए और ठंडी हवा का एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा हो गया, एसी या कभी ड्राइविंग करते हुए भी, तो एकदम से स्किन पे रैशेस आने लगते हैं और ईचिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक कारण हो गया कि जो पड़ा हुआ साम पित्त है उसको हेतु के वजह से चालना मिली, एक कैटलिस्ट का काम करने का हेतु ने काम किया और ये सब उत्पत्ति हो गई। उसमें पूर्व रूप में अगर देखा जाए आप तो उसमें तृष्णा, अरुचि, प्रहलाद, गौरव, अंगमर्द ये सब लक्षणें दिखती है। और रूप की जो लक्षणें हैं जो बहुत अच्छी तरह से व्यक्त होती है लक्षणें, उनको रूप कहते हैं। तो ये लक्षणों में सबसे ज़्यादा कंडू रहता है और कंडू के साथ जो भी सेपरेशन रहता है, तोद अगर रहा तो शीत पित्त, कंडू के साथ उच्चेत रहा, इलिवेशंस रहा तो उदर्द, और कोट जब रहता है तो इसमें हेतु ही अलग है और इसमें जो इलिवेशंस है वो और ज़्यादा प्रकार के रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। और एक चौथा एक प्रकार आता है उत्कोट करके। उत्कोट यानी क्या होता है कि मॉडल से उसका कोरिलेशन किया जाए तो एंजियोइडीमा, एंजियोइडीमा यानी ग्रॉस इन्फ्लामेशन जो है वो लिप्स पे और लिप्स पे, फेस पे, माउथ पे, ये सब जगह पे आ जाता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ईचिंग रहती है। तो ये कंडीशन में अभी हम आगे में ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये सब हो गई है शीत पित्त उदर्द कोट को देखने का एक जरिया कि वहाँ से आप डायग्नोस करके उनको मेडिसिन आप दे सकते। तो अगर चिकित्सा में देखा जाए तो अभी ये सब इसका अगर चिकित्सा करना है हमें तो शीत पित्त और उदर्द इनको अगर ये करना है तो इसमें दोष अगर हम देखते हैं तो अवस्था भी जो भी आती है वो शाम रहती है और निराम रहती है, यानी एक्यूट रहती है या क्रोनिक रहती है, ये देख के हमें ट्रीटमेंट देनी है। दूसरी बात है कि दोष देखना है तो इसमें जनरली त्रिदोषण ये कंडीशन आती है, पर पित्त डोमिनेंट दोष है इसका, और उसके साथ जिसका जो दोष का कोरिलेशन होता है, वात का अगर होता है तो वो शीत पित्त, कफ का होता है तो वो उदर्द, और पित्त का उसके साथ कोरिलेशन होता है तो वो होता है कोट, ऐसी उसका डिमार्केशन हो जाता है। तो इसमें धातु दूषित रहते हैं रस और रक्त,
और मल पुरुष और स्वेद ये उसमें मल की दृष्टि रहती है। स्रोतस अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो रस, रक्त, पुरुष और स्वेद इस तरह से इसमें वहाँ पे रहते हैं। अगर हम कॉमन अगर ट्रीटमेंट एक जनरल चिकित्सा सूत्र के माध्यम से इसको देखना है तो क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है, तो चिकित्सा सूत्र में भी ये कहा है कि कटु तेल से अभ्यंग करना है। कटु यानी क्या है कि सरसब यानी मोहरी, राई हम बोल सकते हैं कि इससे सिद्ध किया हुआ तेल जो है उससे हमें वहाँ पे अभ्यंग करना है। वहाँ पे जहाँ पे भी शीत पित्त डेवलप हुआ है, कोट उदर्द ये डेवलप हुआ है कि वो मैक्सिमम कंडू की जो प्रदेश है वहाँ पे उसको अप्लाई करना है, तो तुरंत आपको ईचिंग से फ़ायदा मिलेगा। इसका जो ये कटु तेल है ना, ऐसा वहाँ पे उल्लेख आया है। तो ये तिक्त रसात्मक हो जाता है, तो पित्त को शमन करने के लिए तिक्त रस का उपयोगी होता है, और ये उष्ण वीर्य का तेल बन जाता है, तो वो वात और कफ दोनों को संभवतः उसका शमन करता है। उसमें अगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू करना है तो बेसिक ही है कि हमें साम पित्त की ट्रीटमेंट करना है। तो साम पित्त को ट्रीटमेंट करने के लिए उसको पाचन करना है, दीपन करने वाली औषधि देना है। उसके बाद नित्य और सौम्य तरीके से उसका विरेचन यानी रेचन, पित्त बाहर शरीर से पड़ते रहे, इस तरह की मेडिसिन हमें चॉइस करनी है। उसके बाद में हमें जो ये कैसा है शाखागत फैला हुआ ये एक डिसीज़ है, तो उसमें सूक्ष्म स्रोतोगामी जो भी मेडिसिन है कि वो सूक्ष्म स्रोतों में जाके पित्तों को शमन करे और धात्वाग्नि का वर्धन करे, वहाँ का शैथिल्य नष्ट करे, ऐसी मेडिसिन यूज़ करना है। और ये सब हो जाने के बाद में बृहद विरेचन यानी जो शास्त्रोक्त विरेचन बताया है वो, और साथ में कंडुग्न जो मेडिसिन है वो हमें यूज़ करना है उसमें। तो अभी इनमें अगर देखा जाए तो हमें जो घर में इस पे अगर यूज़ करने वाले नुस्खे, अभी घर में मेडिसिन नहीं है और ये कंडीशन तुरंत कुछ मिनटों में डेवलप हो जाती है अगर हेतु का एक्सपोजर होने लगे तो इसमें ये ऐसा है कि आप जो अवेलेबल है, बेकिंग सोडा घर में अवेलेबल रहता है, तो बेकिंग सोडा का पानी बना के उससे जहाँ पे भी ईचिंग हो रही है वहाँ पे वो रीज़न आप वॉश कर सकते हैं। इससे तुरंत कंडू का शमन हो जाएगा। उसके बाद में जो आमसूल मिलता है, आमसूल का पानी, उसको कोकम भी बोलते हैं कि कोकम के पानी से वहाँ की जगह साफ़ करनी है, तो उससे भी कंडू का शमन हो जाता है। उसके बाद हम एक कर सकते हैं कि तुलसी के पत्ते रहते हैं उनका रस निकाल के उसमें अदरक का रस मिला के उससे भी हम जहाँ पे ईचिंग हो रही है, जहाँ पे उससे दाया है वो भाग को हम लगा सकते हैं और तो वहाँ की ईचिंग कम हो जाती है। अभी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर सोचते हैं तो शीतपित्त और उदर्द इनमें जनरली वमन और विरेचन ये मेन तरीके से काम करते हैं। और अगर कोट की कंडीशन रही तो ये इसमें कैसा है, असम्य वमन, इसमें दाह और राग की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें रक्तमोक्षण बहुत बेनिफिटेड है और विरेचन करना चाहिए। ये कटु प्रधान शीत पित्त और उदर्द में जनरली यूज़ करना है तो आपको कटु प्रधान उष्ण द्रव्य यूज़ करना है, और कोट में तिक्त रस प्रधान शीत द्रव्यों का उपयोग करना है। तो शीत पित्त में आपने और उदर्द में आपने मरीच चूर्ण जो है, त्रिकटु जो है, सुंठ मिरे पिंपड़ी, इसका यूज़ कर सकते हैं। पर उससे भी सबसे ज़्यादा जो बेसिकली जो यूज़ होता है और जिसकी मोड ऑफ एक्शन ये शीत पित्त को ब्रेक डाउन करने में बहुत अच्छी कल्प है, तो वो मरीच है। मरीच क्या होता है कि उसकी उष्णता जो गुणधर्म है उसका स्रोतोगामित्व है ये सबसे ज़्यादा है।
इसलिए अभी हमारे इंडियन जो फैमिलीज़ है और घर में जो भी मसाले की चीज़ें रहती है, ये हम कोई भी सब्जी में कोई भी खाना बनाते हैं तब बहुत ही कम मात्रा में उसका यूज़ करते हैं, और वो कम मात्रा में यूज़ करने के बाद भी उसका इफ़ेक्ट जो है, उसकी सुगंधिता है या उसका तीक्ष्णता है और वो खाने को जो टेस्ट लाते हैं, वो चुटकी भर यूज़ करने से भी उनका वो टेस्ट को इन्हांस कर देते हैं। तो आप समझ में आ सकता है इससे कि उसकी पोटेंसी कितनी है वो ड्रग की। तो इसलिए उनमें से भी एक है मरीच। तो मरीच द्रव्य का यूज़ या मरीच द्रव्य का यूज़ किए हुए जो कल्प है वो शीत पित्त में या उदर्द में बहुत प्राइमरीली यूज़ किए जाने वाले कल्प आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में अदरक रस ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें यूज़ किए जाने वाले जो कल्प है, तो हरिद्रा आप जनरली यूज़ कर सकते हैं। इसमें हरिद्रा ये दीपन, पाचन और कुष्ठग्न है, पित्त का अनुलोमन करती है, साम पित्त को निराम करती है। ऐसा एक द्रव्य है, ये क्लेदनाशक है। हरिद्रा का उपयोग जनरली प्रमेह में करते हैं। प्रमेह में क्या होता है कि शैथिल्य जो है, धातु का शैथिल्य बढ़ जाता है, तो वो कंडीशन में हम शैथिल्य नाशक करके, क्लेद को नाश करने वाली एक ड्रग करके हम हरिद्रा का यूज़ करते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो शीत पित्त और कोट या उदर्द, इनमें आप हरिद्रा का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हरिद्रा खंड नाम का एक जो कल्प है वो सबसे ज़्यादा ये कंडीशन में यूज़ होता है। तो आप हरिद्रा खंड 500 mg और मरीच चूर्ण 250 mg, ऐसा कॉम्बिनेशन आप TDS डोज में या दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं ये कंडीशन में। साथ में आप समीर पन्नग रस भी यूज़ कर सकते हैं 30 mg दिन में 2 बार, और उसका अनुपात आप अदरक स्वरस ये रख सकते हैं। दाह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर दाह होता है तो उसमें कृमि कुठार, यानी कृमि कुठार बाद में बताता हूँ मैं आपको, कि दाह की कंडीशन में आपको कामदुदा, मौक्तिक कामदुदा, गैरिक जैसे ये गैरिक चूर्ण और प्रवाड़ पिस्टी, अकीक पिस्ती, सुवर्णमाक्षिक, गोदंडी भस्म, इन सभी का यूज़ करना है। या इन सभी से रिलेटेड होने वाले जो कल्प है उनका यूज़ आपको दाह की कंडीशन में, दाह की कंडीशन कहाँ रहेगी, मेनली कोट में ये दाह की कंडीशन रहेगी। या आपको अगर नहीं भी पहचान, यानी डायग्नोसिस करने हुए आया कि शीत पित्त है, उदर्द है या कोट है, हम क्या यूज़ करें, तो आप लक्षणों पे ध्यान दीजिए। लक्षणों पे ध्यान देते ही आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन है। तो आप वो द्रव्य का सिलेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि कैसे ये करना है, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दाह की कंडीशन में ये सब ड्रग यूज़ होंगे इसमें। और मेनली अभी क्या है कि दूसरी अगर कंडीशन आपको देखना है तो इसमें ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम जाते हैं तो लघु मालिनी वसंत, ये जो कल्प है ये दी बेस्ट रिजल्ट देता है। ये यशत भस्म और मरीच चूर्ण इसके मेन कंटेंट है, और इसको भूनिम्ब की द्रव्य की भावना दी है। तो यशत जो भस्म है ये रक्त प्रसादक है, क्लेदनाशक है, और इसका अगर मॉडर्न में देखते हैं तो ये जिंक से बना है। तो जिंक की कोई भी चीज़ जो है वो स्किन पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मॉडर्न वाले जिंक कंटेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस कारण से आपको लघु मालिनी वसंत ये कल्प शीत पित्त में काम आने वाला है। ये सुबह रसायन काल में और शाम को आपको ऐसे यूज कर सकते। और या दूसरा इसके साथ लघु मालिनी वसंत प्रवाड़ पिष्टी या प्रवाड़ भस्म और उसमें लघु सूचेकर, ऐसा एक कॉम्बिनेशन करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद में साथ में ही ये इसके साथ में ही आप त्रिफला चूर्ण का रात में रेचनार्थ यूज़ करना है आपको। तो वो पित्त का रेचन करते रहेगी और
उससे जो ये कि कंडू में बहुत फ़र्क दिख पड़ेगा। कंडू ये बहुत कम हो जाएगा। अगर घर में यूज करना ही है आपको, तो एक बात मैं भूल गया था कि जो मैं बताता हूँ कि तुरंत हमें घर में ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो ये जो मरीच मैंने बोला है, मिरे काले मिरे, तो ये पड़े रहते हैं, उसको कूट लेना है, उसकी पाउडर बनाना है और घी थोड़ा सा लेके उसमें मिक्स करके वो कंडू की जगह पे लगाना है। और या जहाँ जहाँ पे पूरा रैशेस आ गई है शीत पित्त की, वहाँ पे लगाना है। तो आपको डेफिनेटली 50% कंडू से आपको राहत मिलेगी। उसके बाद में आपको अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपने पाचन कर लिया है अच्छे तरीके से पाचन में मेडिसिन से, और आपको अभी यूज करना है घृत। तो घृत ये है कि घृत कैसे यूज करना है कि हमें वात को भी शमन करना है और कफ को भी ध्यान में रखना है। और घृत ये ऐसी मेडिकेशन है कि वो वात पे भी काम करती है और पित्त पे काम करती। पर ये साम पित्त की कंडीशन है, तो इसमें सादा गाय का घी नहीं चलेगा क्योंकि वो और सामता बढ़ाएगा। तो हमें घृत यूज करना है, पर वो संस्कारित यूज करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम शतावरी घृत या पंचतिक्त घृत इनका, या आरगवत महातिक्त घृत इनका यूज कर सकते हैं। जब भी आप वमन प्लान करोगे या विरेचन प्लान करोगे तो उसमें भी यही घृत का आप यूज़ करके दोषों का उत्क्लेश भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 मात्रा रहती है घृत पान की, एक शमन मात्रा और एक शोधन मात्रा। तो स्टार्टिंग में जब पाचन करते हैं हम, तो वो शमन मात्रा में होना चाहिए, यानी 10 ml 15 ml रोज़ देना है उनको। और दूसरी है शोधन मात्रा। तो जब हम बृहत पंचकर्म करते हैं तो उसमें जो स्नेहपान रहता है उसमें जो मात्रा यूज़ होती है वो शोधन मात्रा रहती है। तो इस तरीके से ये घृतों का यूज़ करना है। इसमें सबसे मेन बात आती है कि इसमें लोकल एप्लीकेशन क्या करना है। तो ये घर में जो यूज़ करने वाली चीज़ें तो बता दी। सबसे सूत्र में, चिकित्सा सूत्र में आए हैं कि तेल का यूज़ कौन सा करना है। तो कटु तेल, जो राई का तेल हमने बताया है, वो यूज़ करना है, या महामरीच आदि तेल, इसका लोकल एप्लीकेशन इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके अलावा आप लेप कर सकते हैं, दशांग लेप का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एडिशनल आपको मीरे फूड या त्रिकटु ऊपर से थोड़ा सा मैक्सिमम अमाउंट में थोड़ा सा ऐड कर लेना है आपको। अभी लास्ट में एक कंडीशन रह जाती है कि एंजियोइडिमा, जो भी मैंने बोला है उत्कोट की कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, पूरे अपने लीड्स उसमें स्वेलन हो जाते हैं, कभी कभी नाक कान ये भी पूरे बढ़ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है उसमें। ईसोफेगस पे अगर सीवियर केस रह गई तो ईसोफेगस पे भी स्वेलिंग आ जाती है और रेस्पिरेशन में अपने उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये ग्रॉस तरीके का इन्फ्लामेशन है। इसमें अगर आपको ट्रीटमेंट अगर देनी है तो आप इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस, पुनर्नवादि गुड़ और समीर पन्नग, ये 3 ड्रग्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और तो इसका व्यक्ति प्रकृति और उसके हिसाब से आपको उनकी जो है डोज वो मैनेज करना है। अभी सबसे मेन बात ये है कि ये जो भी है ये होगी ऑन टाइम की ट्रीटमेंट, या वहाँ से हम जो एक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं वो। पर एक बार आपने अगर वो डिसीज़ कवर कर लिया, आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दिया, तो उसमें रुकना नहीं है। मैं हमेशा बार बार बताता हूँ कि पेशेंट को अपुनर्भव चिकित्सा और पत्ते इस पर आपको रखना ही है 1 महीने तक आगे में, या जनरली लेता है पेशेंट तो 3 महीने तक आपको ये अपुनर्भव चिकित्सा देनी है। तो ये कंडीशन में शीत पित्त कोट और उदर की कंडीशन में अपुनर्भव चिकित्सा आपको देनी है, तो उसमें आपको सिद्ध औषधि घृतपान वो देना है। उसमें सुवर्ण सूत शेखर भी आप अपुनर्भव चिकित्सा के लिए यूज कर सकते हो। काढ़ा अगर यूज करना है तो खदीरा रिष्ट यूज कर सकते हो, या फोन इम्बादी काढ़ा, इनका उपयोग आप अच्छे से कर सकते हो, या परिपाटादि काढ़ा।
तो ये सब ये पुनर्भव चिकित्सा के लिए आपको यूज़ आएंगे। मैंने जो भी अभी मेडिसिन बताए या काढ़े वगैरह बताए, अगर इनका सबका मोड ऑफ एक्शन और ये इनकी कार्मुकता कैसी है ये देखना है, तो स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि शीत पित्त ये जो है वो वात प्रधान त्रिदोष है, और उदर्द जो ये कफ प्रधान त्रिदोष है, और कोढ़ जो है ये पित्त प्रधान त्रिदोष है। तो इन ये बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रख के मैंने जो भी अपनी अभी मेडिसिन बताई है इनका यूज़ करना है। और सबसे मेन बात है हेतु निकालना, हेतु को बंद करना, और आगे में उनको पथ्य पालन बताना। और सबसे दूसरी एक मेन बात है कि जो भी रुग्ण है उसको व्यायाम के लिए प्रवृत्त करना। जब तक व्यायाम होता नहीं है, स्रोतस खुलते नहीं है, स्वेटिंग होती नहीं है, तब तक ये कफ का जो आवरण है ये निकलता नहीं है। अगर शीत पित्त को हम देखते भी हैं तो भी ये ऐसा ये है कि ये पित्त प्रधान पित्तावृत वात और कफ की कंडीशन में ये आ जाता है। अगर आवृत्तवात के हिसाब से हम देखें तो इसमें सबसे मेन पहले आवृत्तवात में क्या है कि जो आवरत है उसकी ट्रीटमेंट करो, यानी वात की ट्रीटमेंट करो, कफ की ट्रीटमेंट करो पहले। तो इस तरीके से ये प्लान करना है। तो जो कुछ भी हमने अभी लाइव डिस्कशन में जो कुछ भी शॉर्ट तरीके से मैंने जो भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, और कल्पों का नाम आपको बताया है, थोड़ी सी कार्मुकता बताइए, ये सब हमने लाइव में किया है। पर हमारी आगे मौर्या पब्लिकेशन के चैनल पे हम क्लिनिकल आयुर्वेदा, यानी कम से कम टाइम में आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हो और इफ़ेक्टिव या दी बेस्ट रिज़ल्ट आप दे सकते हो, उससे आपका पेशेंट को रिज़ल्ट मिलेगा, आपके पास पेशेंट आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ऐसी आपकी यानी प्रोग्रेस होती रहेंगी। ये पॉइंट ऑफ व्यू को देख के टू द पॉइंट ट्रीटमेंट और कंडीशन वाइज ट्रीटमेंट, ये पूरी डिटेल ट्रीटमेंट हमने वो कोर्स में हमने डिज़ाइन करी है, और उसकी जल्दी ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बताने का एक ज़रिया है कि थोड़े से हेतु संप्राप्ति, वो डिसीज़ की इंट्रोडक्शन, और शॉर्ट में हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, क्योंकि डिटेल में बताने जाए तो ये बहुत टाइम लगेगा इसमें। और ये पूरा डिटेल कोर्स ही हमने डिज़ाइन किया है, तो आप उसको मौर्या पब्लिकेशन के चैनल में आने वाले दिनों में आपको वो अवेलेबल रहेगा। तो इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ टॉपिक लेके, डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ होने वाले टॉपिक लेके हम लाइव आते रहेंगे। होप कि मैं आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ओपीडी रहती है वो क्लिनिकल, इसमें मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा कार्यरत हूँ, तो इसकी वजह से कुछ भी थोड़ी सी बातों में या समझाने में थोड़ा सा ये रह गया है, क्योंकि इतने कम टाइम में वो मेडिसिन को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाता हूँ। तो भी अगर आप ये लाइव वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल रहता है तो आप उसको देखिए, और हो सकता है तो अगर बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ है तो आप मौर्या पब्लिकेशन के जो ग्रुप के डायरेक्टर है उनसे कांटेक्ट करके आप उनको मेरा नंबर मांग सकते हो, पर उसके ज़रिए मुझे आप पर्सनल ये मैसेज करके भी कमेंट्स, यानी जो भी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कमेंट्स आ रही है पर मैं उसके आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। पर आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और मैं कांटेक्ट करके आपकी जो भी समस्या है उसका या जो भी क्वेरीज़ है आपका वो रिज़ॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आने वाले टाइम में हम जल्दी मिलते हैं आयुर्वेदा, क्लिनिकल आयुर्वेदा कोर्स के साथ। तो अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं।